जब पाकस्थली के अंदर से या पेट के अंदर से जो भी ब्लीडिंग होती है तो उसे हेमेटोमेसिस कहते हैं। इसके अंदर पाकस्थली का जो खून है वो ऊपर उठकर मुंह के जरिए उल्टी के रास्ते से बाहर निकल सकता है। इसे रक्त वमन भी कह सकते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। अभी ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो उसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग हेमेटोमेसिस क्या है, यहाँ जो पाकस्थली के अंदर से ब्लीडिंग होती है उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसके अंदर क्या पाथे ले सकते हैं, क्या डाइट है और क्या होम्योपैथिक उपचार कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाकस्थली के अंदर से जो खून निकलता है जिसे रक्त वमन कहते हैं, ये पाकस्थली के भीतर घाव हो सकता है, पाकस्थली के अंदर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पाकस्थली की जो शिराएँ हैं जिसे वेन्स भी कहते हैं, उसकी धमनी है, आर्टरी है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, कैपिलरी हैं, वहाँ से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं जो पेट के अंदर हैं, डिजीज़ ऑफ आर्टरीज़ के कारण भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। एक्टिव कंजेशन है, उसके अंदर पाकस्थली के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। पैसिव कंजेशन के अंदर सिरोसिस ऑफ द लीवर है, जिसके अंदर यकृत का क्षय नाश हो जाता है। प्लीहा का रोग हो, स्प्लीन का रोग हो, यकृत की जो शिराएँ हैं उसके अंदर से दबाव के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, स्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल वेन हो, उसके कारण अगर ब्लीडिंग हो रही हो, लंग्स के अंदर या हार्ट के कारण भी अगर ब्लीडिंग हो रही हो और उसका जो नियमित रक्त संचालन है वो ठीक से ना हो रहा हो, उसकी जो पाकस्थली की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जब खून इकट्ठा हो जाता है तो वो उल्टी के जरिए बाहर निकलता है। के अंदर ऋतुस्राव जब होता है वो अगर नॉर्मल ना होकर मुंह के जरिए बाहर आए, जिसे विकेरियस ब्लीडिंग भी कहते हैं, तो ये भी हेमेटोमेसिस का एक कारण हो सकता है। टाइफाइड फीवर के बाद में, पित्त ज्वर के बाद में, एरिप्लेसिस के बाद में, डिप्थीरिया हो और रक्त ज्वर हो, स्कारलेट फीवर हो, उसके आदि कारणों से जब रक्त दूषित हो जाता है, ब्लड पॉइजनिंग हो जाए, उसके कारण भी जब ब्लीडिंग हो तो भी ये हेमेटोमेसिस के कारण हो सकते हैं। नाइट्रिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसके कारण जब क्रोसिव पॉइजनिंग हो जाए तो भी ये उसका कारण हो सकता है। इसके अलावा मुंह से और भी रक्तस्राव के अन्य स्रोत हो सकते हैं, जैसे नाक से खून निकल सकता है, हेमेटोटाइसिस हो सकता है, रक्त निकल जाने के बाद में वो पाकस्थली के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फिर मुंह के जरिए बाहर आता है। इसोफेगस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूडेनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसका फोड़ा फट जाए वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी ब्लीडिंग फिर मुंह के जरिए रक्त वमन के जरिए बाहर निकलती हैं। इसके अलावा जो स्तन से दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं, जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो स्तन अगर कट जाए तो वहाँ से जो खून है वो बच्चे के मुंह में जा सकता है और वो फिर वो जब वमन करता है तो ऐसा मालूम होता है कि उसको रक्त वमन हुआ हो। इसके अलावा एरोटा की जो धमनी है वो फट जाए, एन्यूरिज्म हो जाए, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है जो मुंह के जरिए उल्टी के जरिए बाहर आ सकती है। हेमेटोमेसिस के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर पाकस्थली के भीतर रक्तस्राव जब होता है और बाहरी लक्षण इसके अंदर एकाएक समझ नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुंह के जरिए ही जब अपन को वमन बाहर आता है तभी पता लगता है कि ये पेट से बाहर आ रहा है या और किस जरिए से आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किन किन कारणों से हेमेटोमेसिस हो सकता है। इसके अंदर रोगी का मुंह का स्वाद है वो मीठा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है कि गले के भीतर कोई चीज़ धक्का देकर ऊपर चढ़ रही हो और फिर वो वमन के जरिए बाहर आती हो। गले के अंदर उसके सुरसुरी हो सकती है, इसकी वजह से उसको वमन हो सकता है। रक्त बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर निकल सकता है। कभी कभी कान के अंदर भौं भौं की आवाज़ भी आ सकती है। आँखों के आगे धुंधलापन भी दिखाई दे सकता है। शरीर, हाथ पैर, तलवे उसके ठंडे हो सकते हैं। इसके अंदर जो रक्त वमन होता है वो लाल रंग का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है। अब वो किस स्थान से हुआ है उसके कारण उसका रंग बदल सकता है। जो पाकस्थली का अधिकतर रक्त होता है वो लाल रंग का ही होता है, बहुत चमकीला हो सकता है।
परंतु पाकस्थली के अंदर अगर खून थोड़ी देर तक रह जाता है तो फिर उसका चमकीलापन कम हो जाता है और वो थोड़ा गहरे लाल रंग का भी हो सकता है। इसके अलावा उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भी मिले हुए हो सकते हैं, उसके कारण भी रक्त का रंग बदल सकता है। निकला हुआ रक्त पतला हो सकता है, उसके अंदर थोड़े क्लॉटिंग हो सकते हैं, कड़ा हो सकता है वो। कभी कभी उसको कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिट भी हो सकता है, कॉफ़ी की तरह के वमन हो सकते हैं। वास्तव में ये गहरे काले रंग के जब वमन होते हैं उसे ही इसका नाम दिया गया है। हेमेटोमेसिस के अंदर बहुत बार उसके मुंह से जो रक्त है मुंह के जरिए बाहर नहीं निकलता। कभी कभी रक्तस्राव अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पाकस्थली के भीतर वो जम भी सकता है और उसके बाद में फिर वो जब उठता है और मुंह का या चेहरे का जो सफ़ेद रंग है वो फिर फीका पड़ जाता है, शरीर उसमें ठंडा हो जाता है, उसको स्पाज्म कन्वल्जन्स आ सकते हैं, उसकी नाड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है, ढूंढने पर भी कई बार नहीं मिलती है, कोलैप्स की कंडीशन में वो जा सकता है। इसके अलावा उसके मल के रंग को भी देख सकते हैं। अगर मल का रंग गहरा काला है तो उसके कारण ये सोच सकते हैं कि वो रक्तस्राव उसके जो मल से भी निकल रहा है। हेमेटोमेसिस का रोग निर्वाचन कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर जब कुछ भी रक्तस्राव है वो अगर वो निगल लेता है और पाकस्थली के बाद में फिर वो मुंह के जरिए बाहर आता है, इसोफेगस है, ड्यूडेनम है, उसके भीतर भी अगर कोई एब्सेस हो जाए, घाव हो जाएं, उसके कारण जब वो घाव फट जाता है तो फिर मुंह के जरिए ब्लीडिंग हो सकती है। पाकस्थली के अंदर कोई छेद हो जाए, उसके जो मेंसेस पीरियड हैं वो बंद हो जाएं, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। पाकस्थली से जो खून निकलता है इसके अंदर रक्त जो है मुंह की राह से ही बाहर निकलता है। रक्त निकलने और खून की जो उल्टी है उसके कारण उसको मिचली भी होती है। रक्त का जो रंग है वो थोड़ी मात्रा के अंदर काला भी हो सकता है और अधिक मात्रा के अंदर चमकीला लाल भी हो सकता है। इसके अंदर जो रक्त है उसके अंदर फैन नहीं होती, झाग नहीं होती है, क्लॉटिंग आदि के जो थक्के हैं वो इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। रक्त के साथ में खाई हुई चीज़ भी उल्टी के जरिए बाहर आ सकती है। मिचली है, पेट के ऊपर जो एपिग्रेस्टिक एरिया है वहाँ पर भी भार दर्द मालूम होती है। एसिड रिएक्शन के कारण जो रक्त का रंग है वो भी चेंज हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। मल इसके अंदर जो है काला हो सकता है। थोड़ी मात्रा के अंदर जो रक्त है वमन के जरिए भी आता है। हेमेटोमेसिस को हम लोग अन्य बीमारियों के साथ में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये हेमेटोटाइसिस के कारण है जिसके अंदर जब लंग्स से या फेफड़ों से जो रक्त निकलता है और वो खांसी के जरिए जब बाहर आता है, बलगम के साथ में बाहर आता है, इसके साथ में उसके गले के अंदर सुरसुराहट होती है, कुटकुटाहट होती है, रक्त का रंग इसके अंदर चमकीला हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर झाग आएगी, रक्त के साथ में थूक आएगा, बलगम वगैरह भी इसके अंदर दिख सकती है, सांस लेने में इसमें कष्ट होता है, सीने के अंदर दर्द होता है। जो रक्त इसके अंदर होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षार रहता है। रक्त इसके अंदर खांसी के साथ में, खांसी के बाद में अधिकतर निकलता है। रोगी इसके अंदर जो होते हैं उसको फेफड़ों की बीमारी या हार्ट की बीमारी आदि के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। फेफड़ों की परीक्षा करने पर रेल साउंड इसके अंदर सुनाई दे सकती हैं या अन्य तरह की वीजिंग साउंड्स भी इसमें सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा एक हेमोफीलिया है, उससे भी हेमेटोपाइसिस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो रोग है वंशगत होता है, हेरिडिटरी होता है। जैसे पिता है उससे कन्या को हो सकता है, कन्या से उसके दोहते को हो सकता है, माता से कन्या को हो सकता है, कन्या से दोहते को हो सकता है। पिता से पुत्र के अंदर सीधा संबंध इसके अंदर नहीं रहता और स्त्रियों के भीतर में भी इसी तरह से संचालन होता है। इसके अंदर जितना लंबा गठन हो, गोरा रंग हो, पतला चर्म हो, चर्म के नीचे की जो शिराएं हैं वो पूर्ण और मोटी होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर यह बीमारी अधिकतर पाई जाती है। हीमोफीलिया के क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके अंदर मामूली सी भी जब चोट लगती है या ज़रा सा भी कोई कील कांटा लग जाए उसके बाद में उसको बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है। ऑपरेशन के बाद में भी टांकों से भी ब्लीडिंग उसको कई हफ्तों तक हो सकती है। नाक पर चोट लग जाए उसके कारण भी नाक से ब्लीडिंग उसको हो सकती है, लंबे समय तक रह सकती है। थोड़ी सी भी चोट लग जाए उसके कारण भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है।
दांत निकालने पर या मसूड़ों से भी ब्लीडिंग उसको कई दिन तक हो सकती है। तो ये सब हीमोफिला के लक्षण हैं, हेमेटोमेसिस के नहीं हैं। हेमेटोमेसिस के जो अन्य भावी लक्षण हैं, प्रोग्नोसिस है। इसके अंदर जो रक्त है बहुत अधिक परिमाण के अंदर जब निकलता है तो उसके कारण उसको एनीमिया हो सकता है। आप मेरे एनीमिया वाले वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत विस्तार से अनीमिया के क्या कारण हैं, इसके अंदर क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया है। इस बीमारी के अंदर रोग का हमला बार बार होता है, उसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, रक्त शून्य हो जाता है, पाकस्थली का कैंसर है, यकृत है, लीवर, फेफड़े, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी रक्त वमन हेमेटोमेसिस हो सकता है। तो ये अधिकतर आरोग्य होता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। इसके अंदर हम लोग क्या चिकित्सा पाथ्य ले सकते हैं? इसके अंदर रोगी को हमेशा आराम दें, उसको बिल्कुल भी उठने ना दें जब ब्लीडिंग हो रही हो, उसको चित होकर सोने की सलाह दें, उसको सांत्वना दें, उसको बताएं कि ये कोई भय की बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, 2-4 दिन के अंदर निश्चय ही वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कमरे को हमेशा ठंडा रखें, उसे आग से, गर्मी से दूर रखें, धुआं आदि ना करें। इस बीमारी में रोगी कम से कम 8-10 दिनों के बाद में आरोग्य होना शुरू हो जाता है, अगर उसको उचित आहार दिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। मलद्वार के द्वारा भी कोई ठंडा तरल पदार्थ उसके अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। बर्फ़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। यदि बर्फ़ ना मिले तो ठंडे पानी के अंदर तौलिया भिगोकर भी उस जगह पे स्पंजिंग आदि कर सकते हैं। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ चूसने के लिए भी दे सकते हैं, इससे भी उसकी ब्लीडिंग रुकेगी और उसकी जो प्यास है वो भी थोड़ी कम होगी। जो रक्तस्राव है वो भी इसके कारण रुक जाएगा। पाकस्थली के अंदर पेट के ऊपर या पाकस्थली के ऊपर बाहर से भी हम लोग आइस बैग वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आइस बैग नहीं मिलता है तो पॉलीथीन की थैली के अंदर भी बर्फ़ डालकर उसकी भी सिकाई की जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर रक्त निकल रहा हो तो रोगी को लेटा देना चाहिए, पर उसका सिर जो है वो थोड़ा नीचा रहना चाहिए और पैर थोड़े ऊपर। इसके लिए जो उसका पैर वाली साइड का बिस्तर है वहाँ पर उसके पाए के नीचे 1 या 2 ईंटें भी रख सकते हैं, ताकि सिर उसका नीचा हो जाए और उसकी जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी और मुंह से जो रक्त है उसका निकलना भी बंद हो जाएगा। उसे ठंडे खाद्य पदार्थ, तरल पदार्थ भी देते रहें, उसकी जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो उसके कारण बंद हो जाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं उसके अंदर ये देखना होगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, उसका स्थान क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या डायथिसिस है। इन सब के ऊपर ही होम्योपैथी की दवाइयाँ निर्भर होंगी और उसी के कारण फिर इसका चयन करने में भी आसानी होगी। इसके लिए हम लोग एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अंदर जो पाकस्थली की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर कंजेशन शुरू हो जाता है और पाकस्थली के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। उसके साथ ही उसको औकाई आती है, सांस लेने में भी कष्ट हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, भय हो सकता है उसको। सब लक्षणों के अंदर एकोनाइट दी जा सकती है। उसके अलावा आर्निका तब दी जाती है अगर चोट लगने के कारण ब्लीडिंग हो रही हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ में उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग का जो रंग है वो लाल होता है। आर्सेनिक मेडिसिन के अंदर उसका चेहरा है बदरंग हो जाता है, कानों के अंदर आवाज़ आती है, बेहोशी का भाव रहता है इसके अंदर, शरीर उसका ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैर के तलवे हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं, उसको ठंडा पसीना आता है, इसमें हमेशा ही मिचली हो सकती है, कै हो सकती है, डकार उसको बार बार आते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसको प्यास लगती है, पाकस्थली के अंदर जलन होती है, साथ में ही काले रंग का उसको पखाना भी हो सकता है, मेलिना उसके अंदर हो सकता है। जो नाड़ी की गति है वो 125-130 तक जा सकती है। इसके कारण उसका कलेजा बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से धड़कता है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। इन सब लक्षणों के अंदर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मिलीफोलियम के अंदर उसकी ब्लीडिंग हर ओरिफेस से हो सकती है, नाक से, कान से, पाकस्थली से, पेट से, उसके अलावा रेक्टम से भी हो सकती है। इसके अंदर जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। कार्बोवेज के अंदर उसको जल्दी जल्दी बेहोशी आ सकती है, चेहरा उसका मुर्दे जैसा फीका
मलिन हो सकता है, शरीर उसका ठंडा पड़ सकता है, उसको ठंडा पसीना आ सकता है। रोगी इन सब के बावजूद भी रोगी को पंखे की हवा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहता है कि उसको थोड़ी थोड़ी हवा लगातार मिलती रहे। सविराम जो नाड़ी है उसकी क्षीण हो जाती है, कभी कभी उसकी नाड़ी है इतनी मंद हो जाती है कि महसूस भी नहीं होती। चाइना मेडिसिन जब बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए और उसके कारण जब उसको कमज़ोरी आती है, सारा शरीर ठंडा कोलैप्स हो जाता है, पेट के अंदर और पेट के बाहर भी वो दर्द स्पर्श नहीं कर सकता, सहन नहीं होती उसको। एरिजीरन मेडिसिन के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मिचली होती है, वमन बहुत ज़्यादा होता है, पेट के अंदर जलन रहती है। हेमामेलिस मेडिसिन के अंदर भी उसको पेट के अंदर दर्द होता है, बुखार मालूम हो सकता है, खून के उल्टी हो सकती है, खून के दस्त आ सकते हैं, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, बहुत ठंडा उसको पसीना आ सकता है, बेचैनी है, नाड़ी की गति बहुत तेज़ चल सकती है, पेट उसको भरा भरा मालूम हो सकता है, पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ भी आ सकती है। पीकाक के अंदर भी बीमारी उसकी एकाएक होती है और यहाँ पर जो खून का रंग है वो गहरा काला हो सकता है, मुंह का स्वाद इसके अंदर उसका खट्टा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको नौजिया वॉमिटिंग होती है, बदन उसका बहुत ठंडा हो जाता है, पेट के अंदर दबाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग सकती है, सांस के अंदर भी उसको दबाव होता है जिसके कारण उसको सांस लेने छोड़ने में भी कष्ट होता है। इसके अलावा उसको खून के दस्त भी आ सकते हैं। फॉस्फोरस के अंदर खून का जो रंग है वो चमकीला घोर लाल होता है, हर वक्त वो निंद्रावेश के अंदर हो सकता है, उसके जो होंठ है, मुंह है, जीभ है, मसूड़े हैं, वो सब रक्त शून्य पीले हो जाते हैं, मलिन दिखाई देते हैं, प्यास इसमें लगती है जिसमें वो ठंडा पानी पीना चाहता है, भोजन से उसको घृणा हो जाती है, पाकस्थली उसकी भारी मालूम होती है, पेट उसका फूला हुआ होता है, गैस उसमें बहुत ज़्यादा बनती है, तल पेट उसका नरम हो जाता है, काले रंग का उसको पेशाब आ सकता है, पेशाब के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, शरीर उसका गर्म हो सकता है और किसी किसी जगह पर उसको पसीना आ सकता है, उसकी नाड़ी भी तेज़ चल सकती है। सीकल कोर के अंदर रोगी को स्थिर लेटा देना चाहिए, उसके बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और इन सब कमज़ोरी के कारण उसको कई बार अपने सिम्टम्स हैं, दर्द है, वो भी महसूस नहीं होती है। उसका जो मुंह है, होंठ है, जीभ है, हाथ पैर वगैरह जो हैं वो सब मुर्दे की तरह ठंडे पीले दिखाई देते हैं, मलिन दिखाई देते हैं। उसको बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आता है, सूत सी पतली उसकी नाड़ी हो जाती है, शरीर पर वो कपड़ा सहन नहीं कर सकता, चाहे उसका शरीर बिल्कुल ही ठंडा हो। जेरेनियम मैकुलेटम जो मदर टिंचर है, जब बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है और किसी भी दवा के कारण अगर आराम नहीं आता है, इसकी मदर टिंचर की 10 से 30 बूंदें उसको एक एक घंटे से अगर 2-3 बार दे दी जाए तो हो सकता है कि उसका जो रक्तस्राव है बहुत जल्दी बंद हो जाए। हेमेटोमेसिस में और जो दवाइयाँ दी जा सकती हैं उसके अंदर पल्सटिला है, सल्फ़र है, नक्स वोमिका, एलुमिना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब दवाइयाँ सिम्टम्स के हिसाब से चयन की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर पाकस्थली पर चोट लग जाए, उसके कारण अगर मुंह से ब्लीडिंग हो रही हो तो आर्निका है, हेमामेलिस है और इपिकाक आदि लाभदायक होती हैं। डर के बाद में या भय के कारण अगर उसका ये रोग उत्पन्न हुआ हो तो उसके अंदर फिर हम लोग ओपियम दे सकते हैं। एकोनाइट भी इसमें बहुत अच्छा लाभदायक होती है। सर्दी लगने के कारण अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही हो तो हायोस्काइमस है, पल्सटिला है, ये लाभदायक होती हैं। मल का रंग अगर काला हो जाए, मल के अंदर ब्लीडिंग हो, मेलिना जैसे सिम्टम्स इसमें दिखाई दे रहे हों तो उसके अंदर फिर आर्निका, बेलाडोना, हेमामेलिस, इपिकाक आदि दें तो उससे लाभ हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो उसे इमरजेंसी के अंदर ले जाएं, वहाँ पर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाएगा, उससे भी उसके जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर उसको राहत मिलेगी और जो उसका रोग है वो बहुत जल्दी आरोग्य हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो
और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर नई रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।